आगे हम सेंजी को देखते हैं और हमें पता लगता है कि वो भी मून योंग का फैन होता है। अभी उसका छोटा भाई गैंगजी से फोन करके बताता है कि आज मून योंग हॉस्पिटल में बुक रीड करने आने वाली है। ये सुनते ही सेंजी उससे मिलने के लिए वहाँ आने लगता है और गैंगजी उसे रोक कर कहता है कि ये प्रोग्राम सिर्फ बच्चों के लिए है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकता। पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए मून योंग का सिग्नेचर लेकर आएगा। दूसरी तरफ सब मून योंग का हॉल में इंतजार कर रहे होते हैं, पर वो वॉकिंग एरिया के पास बैठकर सिगरेट पी रही होती है। तभी गैंगजी वहां आकर उसे सिगरेट पीने से मना करता है क्योंकि वो नो स्मोकिंग एरिया था। मून योंग जो फूल तोड़ रही होती है वो अचानक खड़ी होकर उसे देखती है और कुछ देर देखने के बाद उससे पूछती है कि क्या तुम डेस्टिनी पर बिलीव करते हो। गैंगजी कहता है क्या? वो कहती है क्या तुमने सुना नहीं, और वो अपनी सिगरेट उसके कॉफ़ी मग में डालकर कहती है कि डेस्टिनी का मतलब होता है जब तुम्हें किसी की ज़रूरत हो और वो अचानक तुम्हारे सामने आ जाए। ऐसा कहकर वो हॉल के अंदर चली जाती है। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पागल होता है और वो हॉस्पिटल से भाग आया होता है। वो वहाँ आकर हॉल में अपनी बेटी को ढूंढने लगता है जिसे उसने पहले जान से मारने की कोशिश की होती है। वो फिर से अपनी बेटी को ढूंढकर उसे मार देना चाहता है। वहीं उस पेशेंट की बेटी हॉल में बैठी मून योंग की स्टोरी सुन रही होती है। इधर सारा स्टाफ उस पेशेंट को ढूंढने में लगा होता है और वो सीसीटीवी में देख लेते हैं कि वो हॉल की तरफ गया है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर प्रोग्राम को बंद करवा देते हैं जिससे मून योंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वहीं वो पेशेंट अपनी बेटी को हॉल में ढूंढ लेता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। उसे ले जाते हुए मून योंग देख लेती है और उसके पीछे जाती है। इससे पहले वो अपनी बेटी को मार पाता, मून योंग उसके ऊपर अपने पर्स से अटैक कर देती है और जिससे उसका चाकू पर्स से बाहर आ जाता है। वो पेशेंट मून योंग को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसका गला दबाने लगता है जिससे मून योंग का बचपन का ट्रॉमा जाग जाता है। उस बचपन में उसके पापा ने भी उसे ऐसे मारने की कोशिश की थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गैंगजी आ जाता है और वो छोटी बच्ची उसके पास भाग के चली जाती है और गैंगजी आकर मून योंग को उस आदमी से बचा लेता है। मून योंग इतने गुस्से में होती है कि वो उसे चाकू से मारने जाती है, पर गैंगजी उस चाकू को अपने हाथ से पकड़ लेता है जिस वजह से उसके हैंड में इंजरी आ जाती है। मून योंग कहती है कि तुम इस मैटर से दूर रहो, पर गैंगजी कहता है कि ये सिर्फ एक पेशेंट है, जिस पर मून योंग कहती है कि नहीं, ये एक जंगली जानवर है। वो पेशेंट मून योंग को साइको कहकर वहाँ से भाग जाता है और स्टाफ उसे पकड़कर वापस हॉस्पिटल ले जाता है। इधर गैंगजी उस रुमाल से उस चाकू को ढकने लगता है जिस पर मून योंग कहती है कि चोट तुम्हें लगी है या चाकू को। गैंगजी कोई जवाब नहीं देता। मून योंग कहती है कि मैं बस उसे एक छोटा सा कट देना चाहती थी, पर तुम बीच में आ गए। मून योंग गैंगजी के हाथ से रुमाल छीनकर उसके हाथ पर वो बांधने लगती है और कहती है कि तुम पहले इंसान हो जिसके लिए मैंने ऐसा कुछ किया है। फिर वो कहती है कि इस दुनिया में कुछ लोग मरना डिजर्व करते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सनकी होते हैं और दूसरे वो जो उन सनकी लोगों को मारकर इस दुनिया को उनसे बचाते हैं। मैं इनमें से कौन हूँ? जिस पे गैंगजी कहता है कि तुम एक साइको हो। जो सुनकर मून योंग स्माइल करती है। इधर गैंगजी जाकर अपने हाथ का ट्रीटमेंट करा रहा होता है, पर वो बार बार मून योंग के बारे में ही सोच रहा होता है। इधर मैनेजर ली बहुत परेशान होता है। उसे लगता है कि अगर ये न्यूज़ बाहर आ गई कि मून योंग ने किसी पर चाकू से हमला किया है तो उनकी इमेज बहुत ज़्यादा खराब होगी। जिस पर मून योंग कहती है कि तुम पैसे देकर उस स्टाफ का मुंह बंद करा दो, तुमने पहले भी तो ऐसा किया है ना। इधर गैंगजी को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है क्योंकि उस पागल आदमी की जिम्मेदारी गैंगजी और उसकी टीम की थी और बच्चों के पेरेंट्स ने उनके खिलाफ कंप्लेंट भी की होती है, इसलिए सारी जिम्मेदारी वो गैंगजी के ऊपर डाल देते हैं। इधर मैनेजर ली हॉस्पिटल में फ़ोन करके गैंगजी के बारे में पता लगाते हैं ताकि उसे पैसे देकर उसका मुंह बंद कराया जा सके। इधर नामजूरी मैनेजर ली से मून योंग का एड्रेस लेकर वहां पहुंच जाती है ताकि वो कंसर्न फॉर्म पर साइन करा सके और उसके पापा की सर्जरी परफॉर्म हो सके। जब वो वहाँ जाती है तो वो मून योंग को देखकर काफ़ी डरी हुई सी लगती है और यहाँ हमें पता लगता है कि वो दोनों एक टाइम पर एक स्कूल में पढ़ते थे। मून योंग उसे देखकर कहती है कि तुम काफ़ी बदल गई हो। नामजूरी डायरेक्ट काम की बात पर आती है और उसे कहती है कि तुम इस फॉर्म पर साइन कर दो ताकि हम तुम्हारे पापा का ट्रीटमेंट कर सकें। मून योंग कहती है कि क्या तुम सच में इतनी अच्छी हो कि यहाँ तक मेरे से साइन करवाने चली आई। जूरी कहती है कि उसके पापा की जान बचाने के लिए ज़रूरी था, जिस पे मून योंग कहती है कि उसके पापा उसके लिए बहुत साल पहले ही मर चुके हैं। जूरी कहती है कि तुम्हारी मम्मी तो जिंदा होंगी ना, जिस पर वो कहती है कि मेरी माँ कई साल पहले मेरे सामने मर चुकी हैं और मैंने तो उनका डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है। मून योंग कहती है कि मेरे पापा की आत्मा मर चुकी है, बस उनका शरीर जिंदा है, और वहीं मेरी माँ का शरीर मर चुका है पर उनकी आत्मा भी जिंदा है। तुम बताओ असलियत में कौन मरा है। जूरी कहती है कि तुम्हारे पापा की ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है, जिस पर मून योंग कहती है कि तुम्हें उनकी इतनी फिक्र है तो एक काम करो, तुम उनकी बेटी बन जाओ और मैं तुम्हारी माँ की बेटी बन जाती हूँ। जिस पर जूरी घबरा जाती है और मून योंग हंसकर कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, और वो उन पेपरों पर साइन कर देती है। जूरी काफ़ी घबरा जाती है और वापस जाते हुए भी डरी हुई सी लगती है। गैंगजी अपने फ्रेंड यूसु को सब कुछ बताता है जो भी आज हुआ, जिस पर यूसु कहता है कि क्या वो लड़की सच में इतनी डरावनी है और उसकी वजह से तुम काम से भी निकाल दिए गए। जिस पर गैंगजी कहता है
है कि मैं वैसे भी ये शहर छोड़ के जाने वाला था क्योंकि तितलियों के आने का मौसम जो हो चुका है। तितलियों के साथ उसका क्या मसला है ये हम आगे जानेंगे। फिर गेंजी को याद आता है कि उसने तो मून योंग का ऑटोग्राफ नहीं लिया और सेंजी बहुत गुस्सा होगा, जिस पर यूसू फेक ऑटोग्राफ कॉपी करके जाके सेंजी को दे देता है। सेंजी उसे एक झटके में पहचान लेता है और नाराज होकर जाके बैठ जाता है। उधर मैनेजर ली गेंजी को मैसेज करते हैं और उसे सॉरी बोलते हैं और उसे अगले दिन मिलने के लिए अपने ऑफिस में बुलाते हैं। गेंजी वहाँ जाना तो नहीं चाहता पर वो सेंजी का सोचकर वहाँ जाने के लिए हाँ बोल देता है। इधर हम देखते हैं कि मून योंग गेंजी के बारे में ही सोच रही होती है और गेंजी मून योंग के बारे में सोच रहा होता है। हम देखते हैं कि सेंजी को एक डरावना सपना आता है जहाँ पर वो एक जंगल में भाग रहा होता है जहाँ बहुत सारी तितलियाँ होती हैं। सेंजी बहुत डर जाता है और वो खुद को एक टेंट में छुपा लेता है और वो कहता है कि वो तितलियाँ मुझे मार डालेंगी। गेंजी बहुत कोशिश करता है उसे शांत कराने की पर वो शांत नहीं होता। अगली सुबह हम देखते हैं गेंजी ली की कंपनी में पहुंच गया होता है पर वो अभी वहाँ आया नहीं होता, इसलिए उसे वेट करने के लिए कहा जाता है। जहाँ एक रूम में गेंजी मून योंग की लिखी किताबें देख रहा होता है वहीं हम देखते हैं कि मून योंग ऑफिस पहुंच जाती है, जिसे देखते ही सब लोग साफ सफाई में जुट जाते हैं और सारे शार्प ऑब्जेक्ट्स को छुपा देते हैं। वो असिस्टेंट से ली के बारे में पूछने वाली होती है कि उसकी नज़र गेंजी पर पड़ती है और वो उसे देखकर कहती है कि क्या व्यू है, तुम भी दूसरों की तरह ही निकले। मैनेजर ली ने तुम्हें मुंह बंद करने के लिए कितने पैसे ऑफर किए हैं। गेंजी कहता है कि तुम अगर अच्छे से बात नहीं कर सकती तो अपना मुंह बंद रखा करो, जिस पर मून योंग फिर से कहती है कि मैनेजर ली ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। गेंजी कहता है कि लगता है तुमने इससे पहले भी ऐसे कांड किए हुए हैं, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। जिस पर मून योंग कहती है कि तुम फिर यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारी आंखें मुझे किसी लड़की की याद दिलाती है। मून योंग कहती है कि किस लड़की की। वो कहता है कि एक हार्टलेस लड़की की, जहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जिस लड़के की जान मून योंग ने बचाई थी वो लड़का कोई और नहीं बल्कि गेंजी ही था। इन दोनों की कहानी कैसे जुड़ी है ये हमें आगे पता चलेगा। मून योंग पूछती है कि क्या तुम उस लड़की से डरते थे। गेंजी कहता है कि नहीं, मैं उसे पसंद करता था। जो सुनकर मून योंग बहुत शॉक्ड हो जाती है। मून योंग कहती है कि क्या तुम अपनी ब्यूटीफुल मेमोरीज बताकर मुझ पे लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो। गेंजी कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि वो सब यादें ब्यूटीफुल थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मून योंग के पीछे पीछे गेंजी इसलिए जाता था क्योंकि वो उसे पसंद करता था। पर एक दिन मून योंग ने एक बटरफ्लाई को उसके सामने मारा और भी बटरफ्लाईज मरी हुई वहाँ पड़ी थी और उसने उससे पूछा कि क्या तुम अभी मेरे साथ रहोगे, जो देखकर गेंजी डर के वहाँ से भाग गया था। जी कहता है कि वो मेमोरीज बहुत बुरी थी, जिस पर मून योंग कहती है कि अक्सर बुरी मेमोरीज ही यादों में रह जाती हैं। जी कहता है कि अपने मैनेजर को बता देना कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से जाने लगता है, तभी मैनेजर ली आ जाते हैं और वो पैसों से भरा डब्बा उसे पकड़ाने लगते हैं। गेंजी के इनकार करने पर असिस्टेंट कहती है कि आपको तो मिस मून योंग का ऑटोग्राफ चाहिए था ना, जिस पर मून योंग कहती है कि अच्छा तुम भी मेरे फैन हो। मून योंग अपनी एक लेटेस्ट बुक निकालती है और उस पर अपना सिग्नेचर करके उसे देने लगती है, जिस पर गेंजी कहता है कि मैं तुम्हारा फैन नहीं हूँ, मेरा भाई सेंजी तुम्हारा फैन है। मून योंग बुक गेंजी को पकड़ाते हुए कहती है कि फिर मिलेंगे, जिस पर गेंजी कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। इधर मून योंग बैल्कनी से खड़े होकर गेंजी को जाते हुए देखती है क्योंकि उसे वो बहुत पसंद आ चुका होता है। इवन वो यहाँ पर अपने हाथ से उसे उठाने का भी इमेजिन करती है। वो अपने असिस्टेंट को कहती है कि वो गेंजी के बारे में सब कुछ पता लगाए। गेंजी बुक खोल कर देखता है तो उसमें सिग्नेचर की जगह मून योंग ने सेंजी को अपने बुक साइनिंग इवेंट में इनवाइट किया होता है, जिसमें वो सिग्नेचर के साथ साथ उसके साथ फोटो भी ले सकता है। ये सब उसने जानबूझ के किया होता है ताकि वो गेंजी से दोबारा मिल सके। पर गेंजी वहाँ नहीं जाना चाहता, इसलिए अपने फ्रेंड यूसू को फ़ोन करके कहता है कि वो कल सेंजी को उसके साथ बुक इवेंट में लेके जाए। सेंजी बहुत एक्साइटेड होता है और वो अपने कपड़े भी पैक करने लगता है। इधर यूरी यूसू के रेस्टोरेंट में आती है क्योंकि वो दोनों भी पुराने दोस्त होते हैं और वो दोनों यहाँ पर बैठ के बातें करते हैं। इधर गेंजी के हाथ में चोट की वजह से उसे काम करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही होती है। जब उसका काम खत्म होता है वो देखता है कि उससे मिलने के लिए यूरी वहाँ पर आई होती है। वो दोनों कॉलेज के टाइम से दोस्त होते हैं और यूरी उसे बहुत पसंद करती होती है, पर गेंजी हमेशा उसे एक अच्छे दोस्त की तरह ही मानता है। यूरी को उसकी जॉब खोने के बारे में पता चलता है, इसलिए वो कहती है कि तुम इसके बाद कहाँ जाने वाले हो, जिस पर गेंजी कहता है कि उसे भी कुछ नहीं पता। यूरी कहती है कि तुम चाहो तो मेरे शहर पर आके वह काम कर सकते हो। वहाँ पर एक ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल नाम की जगह है जहाँ पर उसके लिए एक पोस्ट खाली है। तुम एक सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट भी हो, इसलिए तुम्हें पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। और तुमने बताया था तुम बचपन में स्योंगजंग सिटी में रह चुके हो। स्योंगजंग सिटी का नाम सुनते ही गेंजी पास्ट के बारे में सोचने लगता है। असल में गेंजी की मम्मा का मर्डर स्योंगजंग सिटी में हुआ होता है, जिनका मर्डर होते हुए सेंजी देख लेता है, पर क्योंकि वो दिमागी तौर पर अनस्टेबल था इसलिए वो कहता है कि उसकी मम्मा की डेथ तितलियों की वजह से हुई है और उन्होंने उसे मुंह बंद रखने के लिए कहा है। तब से सेंजी तितलियों से बहुत ज़्यादा डरता होता है। पुलिस डिसाइड करती है कि इन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए वो गेंजी को चिल्ड्रंस केयर सेंटर में भेज देंगे और सेंजी को स्पेशल चिल्ड्रन वाले स्कूल में भेज देंगे।
सब बातें गैंगजी सुन लेता है और वो अपने भाई को लेकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसकी मम्मा ने कहा था कि उसे अपने भाई का हमेशा ध्यान रखना है। हम प्रेजेंट में देखते हैं कि गैंगजी जूरी को बस स्टॉप पर छोड़ने आया होता है, जहाँ पर जूरी उसे कहती है कि वो और उसकी मम्मी घर में अकेले रहते हैं और वो लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, इसलिए अगर वो वहाँ पर आने का डिसाइड करे तो वो उनके घर में रह सकता है। पर गैंगजी वहाँ वापस नहीं जाना चाहता, इसलिए वो उससे थैंक यू कहकर मना कर देता है।